नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम जिसका नाम दिया हुआ है आपका प्यारा। ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। हमारा ये कार्यक्रम देश के लोकतंत्र और संविधान को समर्पित है और यहाँ मैं अपने दर्शकों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुछ अपनों और मैं कह सकता हूँ कुछ आस्तीन के सांपों के कारण हमारा जो पूर्व चैनल था वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अब हम एक नए चैनल से बातचीत कर रहे हैं और उसका ये पहला ही एपिसोड है। ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। देश को जहां आत्मनिर्भर बनाने की बात है और जहां हम आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं, वहां ऐसी कंडीशन में देश आ चुका है, ऐसे हालात में जनता गुजर रही है कि ऐसा लगता है कि कहीं हमारी आज़ादी कोई छीन तो नहीं लेगा। ऐसा लगता है कि घर के चिराग से ही कहीं हमारा आशियाना झुलस तो नहीं जाएगा। जब अपने ही नशे मन पे बिजलियां गिराने लगे तो परिंदे क्या करेंगे? ऐसे ही कुछ सवालों को संजोते हुए आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना नागरिक का अधिकार है और ये देश की तमाम व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र की तमाम व्यवस्था नागरिक के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, नागरिक की सुविधा सुरक्षित करने के लिए बना है। चाहे वो कोई सा भी सरकारी तंत्र हो, सरकारी विभाग हो या लोकतंत्र द्वारा स्थापित किए गए वो तीनों विंग हो जिन्हें हम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में जानते हैं। लेकिन जब नागरिक के अधिकार ही खत्म किए जाने लगे, नागरिक को सूचनाएं ना मिल पा रही हो, जब तमाम देश की व्यवस्थाएं चरमरा जाएं, जब देश के हमारे तीनों स्तंभ और एक अघोषित अदृश्य स्तंभ जिसको मीडिया के नाम से हम लोग जानते हैं वो धराशाही होने लगे, तब एक बार फिर आवश्यकता पड़ती है भारत को एक और स्वतंत्रता संग्राम की। और आइए आह्वान करते हैं देश के 140 करोड़ मतदाताओं का, उन नागरिकों का जो अपने आप को इस देश का नागरिक समझते हैं। और यहां मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम मैं चक्रपाणी चक्र, मालिक हिंदुस्तान, जो इस देश का, जो भारतीय लोकतंत्र का 140 करोड़वां मालिकाना हक रखता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस कार्यक्रम को आरंभ करता हूं और इस आश्रय से आरंभ करता हूं कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में अगर कहीं कोई त्रुटि आएगी, अगर कोई कमी आएगी, अगर कोई कहीं खामी आएगी, तो मैं नागरिक के अधिकार का उपयोग करते हुए उस कमी को दूर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, ये कानून बदल डालो। और आज का जैसे कि हम चर्चा करने जा रहे हैं, देश के अंदर आज सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे ज्वलंत विषय आगामी लोकसभा चुनाव बन चुके हैं और देश की सत्ताएं, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या राज्य की सत्ताएं हो, वो नागरिक को कुचलने पर आमादा हो चुकी है। मैं अगर ताजा उदाहरण देना चाहूं तो पंजाब के चंडीगढ़ में आज जो कुछ हुआ, कल कितने चैनलों पे ये खबर होगी, कितने अखबार इसको किस डिजाइन में देंगे, ये बात दरकिनार करते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं, आज देश में तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम पर आवाज उठा रहे हैं। निसंदेह ईवीएम पर भी बड़ा खुलासा होगा और बड़ा खुलासा होगा उस सिस्टम का जो धूल दूषित कर दिया गया है या धूल दूषित हो चुका है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं, बंबई से हमारे साथ हैं शिव नारायण शर्मा जी,
जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर आगे रहते हैं। विकास शर्मा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, बड़े अच्छे विचारक हैं, बड़े क्रांतिकारी विचार इनके होते हैं और आज बड़े घायल घायल से हैं चूंकि इनकी पार्टी से जीती हुई बाजी छीन ली गई है। खैर, इस पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक पूर्व सीनियर अधिकारी सतपाल शर्मा जी मौजूद हैं लुधियाना से। तो आइए शुरुआत करते हैं, जो मित्र हमसे जुड़ेंगे उन्हें जोड़ते रहेंगे। सतपाल शर्मा जी, सबसे पहले आपसे आता हूं। आपका सूबा पंजाब और पंजाब के में चंडीगढ़ में एक घटना घटी है। वहां का जो चेयरमैनशिप का चुनाव होता है महापालिका वाला, उसमें मेयर का जो चुनाव मैं कह सकता हूं, जीता हुआ मेयर हार गया और वो मेयर हार गया जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अगर ये प्रक्रिया जाहिर होगी, ये प्रक्रिया, ये पुनरावृत्ति देश में दोहराई जाएगी तो फिर ईवीएम तो सेकेंडरी हो गया। जब प्रोसाइडिंग ऑफिसर ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, ऐसी परिस्थितियों में सर क्या होगा लोकतंत्र का और क्या होगा संविधान का? और क्या सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कहां सो रही है सुप्रीम कोर्ट? सतपाल शर्मा जी। सबको नमस्कार। आज जो देश में हालात हैं वो डिक्टेटरशिप से कम नहीं है या राजशाही से कम नहीं है, क्योंकि वो तो खुद राजा बन के बैठ गया और बाकी सब जगह अपने हिसाब से चला रहा। आज से 4 दिन पहले बिहार में जो हुआ सबको पता ही है। तो ये प्रक्रिया महाराष्ट्र से शुरू हुई थी या गोवा से शुरू हुई थी, तो अब तो वो बड़े इलेक्शन में, अब तो छोटे छोटे इलेक्शन में भी अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो आज चंडीगढ़ में हुआ है इतना दुखदाई है कि पहले तो ये कहते हैं कि हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्शन जो है वो हम लोग चुन के भेज देते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। पहले तो ये काम ही नहीं हो रहा जब ये आए 2014 से आज तक। और ये कहते 75 साल में कुछ नहीं हुआ, और उसी 75 साल का जो किया हुआ है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जो मिस यूज है सबसे ज्यादा, हर एक जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जुडिशरी है, सीबीआई है, ईडी है और इलेक्शन, सब जगह इन्होंने अपने दरिंदे उठा दिए हैं जो आम आदमी के जज्बात की, उनके हालात की और उनके सोच की धज्जियां उड़ा रही है। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूट्रल चाहिए था। और सेशन जी के बाद थोड़ा सा उस टाइम कांग्रेस ने भी गलत किया, क्योंकि सेशन के बाद उन्होंने मल्टी पीपल इलेक्शन कमीशन बना दिया। वो तो इसीलिए बनाया गया था ना ताकि 3 लोग आपस में मिल ना सकें और उसमें से 2 लोग जिधर होंगे वो काम कर लें। पर अब तो यहाँ पर हालत ये कर दी है इन्होंने कि 3 हो, 5 हो, 10 हो, मतलब आपको अगर सीजेआई जो प्रेसिडेंट है चंद्रचूड़ जी, उनसे पहले के हालात देखो तो सुप्रीम कोर्ट में ही उनका कब्जा था। हमने इसके ऊपर बहुत बात की है जी। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये 2014 के बाद से शुरू हुई है। हाँ। और 19 के बाद तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो जैसे एक मोहल्ले में या शहर में जैसे वो अतीक अहमद को मार दिया, हाँ। तो ऐसे अतीक अहमद से बड़े तो ये है दरिंदे। तो ये जो कर रही है ये सारे देश में लोगों के मन के अंदर डर पैदा करके जी। और दूसरा ये जो लास्ट डर पैदा करने वाला इंतजाम था वो था ये 22 तारीख का, जी। जो सनातन धर्म के शंकराचार्य 4 पीठ है उनको इग्नोर करके वो जो काम किएगा और लोगों के घर घर पे दिए और इनविटेशन और चावल भेजे गए। हाँ। कि वहां से संदेशा आया जी। जी। इसके ऊपर अरबों रुपया खर्च किया गया है, तो कहां से आता है वो पैसा इनके पास? जी। तो ये जो सारे, और जब लोग इकट्ठे होके आते हैं ना भीड़, तो किसी के घर में भी चले जाए, मैंने तो मना कर दिया, गेट से वापस कर दिया जी। पर आम आदमी नहीं कर पाता इतना काम। हमारे घर मोहल्ले में 100 घर है, उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने किया ये जी। तो ये भीड़ एकत्र करके भीड़ तंत्र बना दिया और लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है। और 24 के इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा अब खतरा जो है देश को वो यही है कि अब डिक्टेटरशिप 24 में लागू हो जाएगी।
जी उसके लिए इन्होंने अलग अलग धर्मों में सब जगह किया, और जो मनी मनी का कार्ड भी सबके सामने ही है। जी तो इंसान कहाँ सेफ है? जी और हर एक आदमी की जिम्मेवारी जो है, जो अब कहीं पर आती है कि वोट के ऊपर। तो इलेक्शन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है कि जो वोटर को पता होना चाहिए कि उसने जो वोट दिया वो उसी को गई है। इस पे मैं लौट के आता हूं सर, इस पे लौट के आता हूं, और ईवीएम पे हम बात करेंगे, चूंकि अभी मैं यहाँ वहीं तक जी पहुंचने वाला ही था भाई। जी मैं ईवीएम पे बात करूंगा। करते हैं, बाद में और करते मैं हैं। ये भी जानता हूं कि ईवीएम का जैसे हमने जिक्र कर दिया है, हमारे मुंह से जैसे ईवीएम निकला है, तुरंत यूट्यूब इसमें एक सर्टिफिकेट लगा देगा भारत सरकार का दिया हुआ, और वो ये कहेगा कि ईवीएम सुरक्षित है। उसका लब्बो लुबाब है, इंग्लिश में वो आके लग जाएगा। और बहुत सारे चैनल को ये भी कहा गया है कि इस वीडियो को डिलीट करो, ये करो, वो करो। तो ये सब लपड़े झपड़े चल रहे हैं। यहाँ मैं इस सब बात को दरकिनार करते हुए थोड़ा बढ़ाएंगे इस बात को। बिल्कुल, चूंकि अब करो या मरो की स्थिति आ चुकी है सर। हमारे साथ विकास शर्मा है, विकास शर्मा आम आदमी पार्टी के हैं, और इस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के दो बड़े योद्धा, मैं कह सकता हूं कि कई मामलों में वो अरविंद केजरीवाल जी से भी बहुत सशक्त महसूस होते हैं। जिसमें एक नाम मनीष सिसोदिया जी का है, जो कि मुख्यमंत्री हालांकि नहीं थे, लेकिन मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से, और लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री से ज़्यादा लोड मनीष सिसोदिया जी लेते थे, और वो बहुत सारा काम देखते थे। इन्होंने, वर्तमान केंद्र सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। उसके बाद में एक बड़ी ही मुखर तेजस्वी आवाज़ थी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह, वो इन्होंने जेल में डाल दिए। आज तक उनके खिलाफ परिपूर्ण सबूत नहीं है, और अब केजरीवाल को भेजने की तैयारी में है ये लोग, किसी तरह से भेज दें। चूँकि इनके पास में अगर सबूत ना हो तो झूठे गवाह बना के खड़े कर देते हैं। इससे कैसे निपटोगे विकास शर्मा जी? देखिए, निपटना तो पार्टी का काम है, संघर्ष करना, नेताओं का काम है संघर्ष करना, लेकिन जनता को जिस तरह से भावनात्मक रूप से सर कैमरा सही कर लीजिए, आपका फोटो कट रहा है। कैमरा ऐसे कर लीजिए जो आपका चेहरा, चूंकि ईडी वालों तक भी पहुंचना चाहिए आपका चेहरा, उन्हें ढूंढने में पड़े। कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने कितना साफ कर रखा है ताकि ईडी वाले आके देख लें। मैंने बिल्कुल साफ कर रखा है, आप भी साफ कर भाई लीजिए। हमने तो हमेशा ही साफ रखा है। इन्होंने खेल बना दिया नालायकों ने। खैर जी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जब लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, तो उसमें जेल जाना, झूठे आरोप में फंसना, और तरह तरह से उसमें राजनीतिक हत्याओं तक भी बात जा सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी सबसे बड़ी बात है जो आज लोकतंत्र का बड़ा काला दिन है, जिसकी अभी सत्तार जी ने शुरुआती अपने बात में कहा कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ। जी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने की मशीन बन गई है। जी अगर इलेक्शन जीत जाओ तो ठीक है, नहीं जीतते हो तो जीत लो। महाराष्ट्र में उन्होंने खेल किया, उसके बाद बिहार में पहले वो कर चुके इस काम को, गोवा के अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ, उसके बाद उन्होंने मेयर नहीं बनने दिया, 1-2 महीने तक कोर्ट के आदेश के बाद मारपीट झगड़े सब कुछ होते रहे, उसके बाद मेयर मिला। जी चंडीगढ़ के अंदर भी यही स्थिति थी, पिछली बार भी यही स्थिति हुई, अब भी यही स्थिति हुई। जी इस बार भी उन्होंने कोशिश की जी कि पहले चुनाव ही ना हो, कोर्ट के इंटरवेंशन से आज चुनाव कराया जाना था। जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखाया गया था, आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतना सशक्त हो गया कि उसने चुनाव ही पलट दिया पूरा का पूरा। जी जी जिसके पास 20 वोट थे उसके पास 12 वोट हो गए, जिसके पास 16 थे उसकी 16 वोट रही। तो मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर सच्चाई उनका चेहरा है, उनका चेहरा सिर्फ ये है कि वो एक सत्ता लोलुप आदमी है जिसे विरोध बर्दाश्त है। और उस विरोध बर्दाश्त न करने का कारण ये है कि वो जहाँ कहीं भी जहाँ विरोध होता है उनको जेल में डालना, अगर सत्ता की कहीं बात आती है तो उसको पकड़ के बैठाना, लोगों को लालच देना, और जो भी विरोधी दल इंडिया गठबंधन से भागे हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई डर है। नीतीश कुमार इसी चक्कर में वहां से उसी से निकले हुए हैं कि कहीं भी फंसने वाले हैं। और षड्यंत्र इतना है कि चुनाव से पहले आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम दिया,
अरविंद केजरीवाल की कुछ तैयारी तो करी है, शिबू सोरेन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सबको भी जेल भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। और ईडी को जितनी भी डायरेक्शन मिलती है वो सारी डायरेक्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मिलती है। सत्येंद्र जैन की मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊं कि उनकी जमानत मनोज सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ जी। अब फैसले की बढ़िया फोटो चेंज हो सकता है तो करो। चारों तरफ जितने वकीलों से सुना और देखा, सबने कहा कि मनोज सिसोदिया को जमानत मिलने वाली है। हाँ। लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया। 10 दिन बाद फैसला सुनाया गया। हाँ। क्योंकि उस फैसले पर किसी और की सहमति ली जा रही थी जी। और वो सहमति भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद इतनी शानदार बहस के बाद, इतनी शानदार दलीलों के बाद, सबूत के बाद जो मनोज सिसोदिया के पक्ष में थे और उनके विरोध में तो किसी को जितने छापे पड़े ईडी को कुछ मिला नहीं किसी को, उसके बावजूद भी उनको जेल नहीं। तो जुडिशरी हो, चुनाव आयोग हो और तमाम संस्थाएं हो, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खासतौर से मोदी के लोगों ने इस कदर कब्जा किया है कि वो देश की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं खत्म करना चाहती है। शासन भी एक बात नहीं, आरएसएस के पास एक थर्मामीटर है जिससे बार बार अपनी शक्ति को नापता है, चाहे वो गणेश जी को मूर्ति जल पिलाने का काम, दूध पिलाने का काम हो। उसी तरह से इस बार भी शंकराचार्य को गाली देकर, जितने भी हमारे शंकराचार्य जी हैं उनको गाली देकर ये ताकवर को तय करने की कोशिश की। रिएक्शन क्या है? तमाम बेवकूफों ने उसको अपने धर्म के खिलाफ भी बोलना शुरू किया। वो इसलिए करना चाहती है कि आरएसएस की लॉबी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर सारी चीजों को अपने हाथ में लेना चाहती है। ये उसका एक प्रयोग था जो कितना सफल हुआ है वो आगे समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसकी सारी जो संस्थाएं हैं वो इस वक्त देश को एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। और बिल्कुल सही बात है कि 24 के बाद चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव होने की जरूरत ही क्या है? पहले ठप्पा लगाया जाता था जबरदस्ती, उसके बाद ईवीएम आई, उसमें भी उन्होंने भालबेल कर लिया। अब सही बात है कि सामने सामने आपको जीत दिखाई दे रही है तो लोगों को मार पीट के भगा दें। इस तरह से अगर चलेगा तो इससे तो बेहतर है कि चुनाव ना कराया जाए और 50 साल के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए। जी 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 जी। खैर, ये आपका दर्द हो सकता है, लेकिन जो हालात देश की राजधानी में नज़र आ रहे हैं उसको अगर देखें तो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील इस समय मैदान मोर्चा संभाले हुए हैं। और देखने में ये भी आता है कि जो एक बड़ा मुद्दा है वो ईवीएम बनकर सामने आया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और उसके बारे में आज एक बड़ा खुलासा यहाँ हम वर्ल्ड हेडलाइन से करना चाहेंगे। जो आदरणीय कई पत्रकार हमारे सूत्र जो हैं वो बताते हैं, और एक वरिष्ठ पत्रकार गिरजेश वशिष्ठ है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। और साथ ही संजय शर्मा का एक चैनल है, जो पत्रकार है संजय शर्मा लखनऊ से, उनका 4 PM एक चैनल है, उस पर भी इस बात का जिक्र देखा गया। और कुछ नाम उभर कर आए हैं विकास जी, जो ईवीएम बनाने वाली 2 कंपनियां भारत की है। एक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। हम बात करना चाहते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। इस कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं और 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए जा रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। कंपनी का कारोबार करते हैं या बिजनेस में आप अच्छा समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो बड़ी कंपनी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो एक तरह से मनोनीत किए जाते हैं। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग हैं, 7 में से 4 लोग उस कंपनी में है जो ईवीएम बनाती है, जो ईवीएम की चिप को असेंबल करती है। तो क्या ईवीएम सुरक्षित रह सकती है? और इन 4 के नाम मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। मनसुख भाई जो लगभग 60-65 साल के हैं और गुजरात से आते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं राजकोट से। दूसरा नाम आता है शिवनारायण यादव का, जो लगभग 60-65 साल के ही हैं
और बनारस से संबंधित है, बनारस से संबंधित है, इनका संबंध बनारस से है। और बताया ये जाता है कि मोदी जी के कैंपेन में भी इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा रोल अदा किया, लेकिन जो इनका बायोडाटा कंपनी में दिया गया उसमें बीजेपी का कहीं जिक्र नहीं है। और तीसरा नाम पार्थ सारथी का है। पार्थ सारथी के बारे में बताया जाता है कि राष्ट्रीय सचिव रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के किसी मोर्चे के। और चौथा नाम एक महिला है, आदरणीय श्यामा सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष बताई जाती हैं कि बिहार में किसी मोर्चे की या महिला मोर्चे की वो पूर्व अध्यक्ष रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या उस कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है? क्या इन लोगों को, ये लोग दूध के धुले हुए हैं कि जो बार बार सवाल उठ रहा है ईवीएम की सार्थकता पर, ईवीएम की स्वतंत्रता पर। जिस ईवीएम को पूरे तमाम डेवलप कंट्रीज में खारिज कर दिया, उसको हमारे देश में ठोकने का काम किया जाए। और कई बार तो बिल्कुल एक स्पष्ट बात है कि जो मशीनरी फिट होती है जिसमें जो डाटा दिया जाता है वही उसका रिफ्लेक्शन होता है। और जब सारे लोग इस बात पर डाउट कर रहे हैं, क्या जबरदस्ती है कि उसको लागू रखा जाए? एक बार समझ से बाहर है। अमेरिका में चुनाव हो रहा है, फ्रांस में चुनाव हो रहा है, जर्मनी में चुनाव हो रहा है। तो वहाँ के लोग या वहाँ की जो सरकारें हैं उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको वो टेक्निकली हमसे कई गुना आ गई जी। उसके बावजूद वो ईवीएम वहाँ पे लगाई भी गई और हटाई भी गई जी। तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ खामी नजर आई होगी, उसके बाद भी हटा होगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लैंड की स्थिति में है, जब भी बड़े चुनाव की स्थिति आए तो आप ईवीएम का इस्तेमाल उस तरह से कर लो और उसके बाद किसी छोटे चुनाव में दूसरी पार्टियों को जिता दें। जो मैंने बताया इतने वर्ष में जिता, इस दुर्भाग्य को जिताए तो 4 आदमी तोड़ के आप अपनी सरकार बना लें और उसके बाद कहना शुरू कर दें कि फला राज्य में तो कांग्रेस जीत गई या आम आदमी पार्टी जीत गई जी, कोई दूसरी पार्टी जीत गई जी। बहाना पर बना के इस ईवीएम का जो और कितनी बार डिस्प्ले किया गया है, आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि वोट किसी को भी डालेंगे, जाएंगे भाजपा को। और कितनी बार डेमो जब किया जाता है, राजस्थान में 19 के चुनाव में हुआ तो वो भाजपा को ही किया जाता है। अगर डेमो के अंदर कोई खामी भी है तो वो डेमो कांग्रेस को नहीं जाता, या किसी और निशान पे तो नहीं जाता। चलिए इस विषय में हम बात करेंगे। आपसे कुछ अहम सवाल है मेरे विकास जी जो मैं आपसे पूछूंगा। पहले बंबई चलता हूं मैं, शिवनारायण शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आजकल ईवीएम पे बड़ा कोहराम मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकील, जिसमें कि जो कई वकीलों के नाम आते हैं, भानु प्रताप जी बड़ा नाम है, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो क्या देश के तमाम लोगों को, और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तो यात्रा निकाल रही है, क्या सबको एक झंडे के नीचे आकर एक बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए? और क्या होगा इस देश का जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा संभाला है और वो कह रहे हैं कि ईवीएम में खामियां हैं, चुनाव आयोग उनकी सुन नहीं रहा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन हम पिछले परिणाम भी देखें जरा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। आप देखेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट को जी, अरुणाचल प्रदेश में जब कहते छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद जज ने क्या बोलते हैं उस वार्डन को, पूरी जांच होने के बाद वार्डन को यानी बेल दे दी उसको जी। छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार पॉस्को जिसमें 3 साल से पहले अपने बेल नहीं देनी चाहिए, उसमें बेल दे दी गई, मगर क्या बोलते हैं उस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब हाईलाइट हुआ मीडिया में तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। तो भाई आप कौन हो? क्या यहाँ से आएंगे तभी जाके दबाव पड़ेगा तभी जाके करोगे जी। लखीमपुर में किसानों को मार डाला, कुचल दिया बीजेपी के नेताओं ने, उन लोगों ने,
नहीं ले रहे संज्ञान। जब हाईलाइट हुआ मैटर तब जाकर के संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी। क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसा? क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है? ये क्या नजर आ रहा है? ये नजर ये आ रहा है कि जहां पर उसको बीजेपी पीछे बैकफुट पे जाती नजर आती है, वहां पर वो उसको बीजेपी को ताकत देने के लिए अपने आप को एंट्री कर देता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। जब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमने साफ साफ बोला है, शिपिंग कॉर्पोरेशन का हमने साफ साफ लिखा कि सीईओ बोलता है कि मुझे ऐसा वकील चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मैनेज कर सके। पूरे सबूतों के साथ दे रहे हैं, हम प्रूफ बोलने जा रहे हैं। क्यों नहीं संज्ञान ले रहे इस चीज के ऊपर? क्योंकि वो बीजेपी के कंधे पे बैठे हुए हैं ना ये लोग। इतना बड़ा मतलब हमारे न्याय प्रणाली लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खुलेआम हो रही है। एक शिपिंग कॉर्पोरेशन जो हमारा क्या बोलते हैं हमारे द्वारा खड़ा है, वो ऐसा कर रहा है, तो ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। चंडीगढ़ में क्यों नहीं ले रहा है संज्ञान? या जो भी ऐसा कार्य हो रहा है वहां पर उसको संज्ञान लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहा है वो इस चीज के ऊपर? ये सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि जहां पर बीजेपी बैकफुट पे जा रही है वहां पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। अभी आप देखिए, आपने अभी बोला कि भारत कंपनी में 4 बीजेपी के ही डायरेक्टर बैठे हैं, इंडिपेंडेंट। जी, हमारे सूत्रों ने बताया सर, हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है और विश्वसनीय सूत्र है, उन पे विश्वास कर सकता हूँ जी। हाँ, इसी को मैं दूसरे ढंग से कहना चाहूंगा। एक हम अदालतों में जजमेंट बोला जाता है अपने नेचुरल जस्टिस। जी, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? नेचुरल जस्टिस का मतलब है साफ साफ कि जैसे मान लीजिए इसको प्राकृतिक रूप से, मतलब वहां पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। जैसे एक पौधा है, मान लीजिए उस पौधे को बढ़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलेगी तो वो पौधा बढ़ेगा जी। अगर उसके ऊपर दबाव डाल दिया जाएगा, उसको पानी नहीं दिया जाएगा, उसको हवा पानी या जो भी चीजें नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, तो क्या वो पौधा बढ़ सकेगा? बिल्कुल नहीं। यानी नेचुरल तरीके से वो नहीं पनप सकता। हाँ। उसको नेचुरल जस्टिस नहीं मिल सकता। तो ये नेचुरल जस्टिस देने का काम किसका है? अदालतों का है, सुप्रीम कोर्ट का है। अब यहाँ पर एक बच्चा भी अगर चाहे तो उसको मशीन दे दी जाए ईवीएम की, उससे कहा जाए कि बस इसमें अपना एक चिप्स लगा दो आप जी, तो चिप्स लगा करके वो बच्चा भी उस मशीन को अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा जी। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हैंडल कर लेगा उस मशीन को जी, ईवीएम को। तो यहाँ पर तो 4 लोग बैठे हैं उस कंपनी में, तो क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? यहाँ पर क्या नेचुरल जस्टिस मिल रहा है जनता को? लोकतंत्र मिल रहा है क्या? जी, स्पष्ट है। इससे बड़ा और क्या मतलब हो सकता है खुलासा? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, नेचुरल जस्टिस देना चाहिए ना ईवीएम के द्वारा। यहाँ पर जो भी हो रहा है कम से कम लोकतंत्र में, कम से कम चुनावी मामले में, तो उसको जस्टिस देना चाहिए। अब रही बात ये कि सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ होते नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो बीजेपी आ रही है मैक्सिमम 15% वोटों से आ रही है बाहर सत्ता में। 85% किसके वोट है, किसकी तरफ जाने चाहिए, ये किसी को पता है जी? है वो जो इसमें जैसे बाहर भी होता है, और इस चीज को आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये वोट आखिर किसको, नंबरिंग से डालिए ना आप नंबर दे सकते हो वोटिंग के कि भैया 10 उम्मीदवार खड़े हैं इस पार्टी के, इस लोग के, तो हमें इस नंबर से इस कैंडिडेट, अगर ये पहला कैंडिडेट अगर हमारा नहीं आता तो दूसरा लिया जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस ढंग से अगर इसका वो करेंगे तो कम से कम 50% वोट वाला व्यक्ति तो आएगा ना सत्ता में। उसका आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन ये कर सकते हो। ये आज टेक्निकल युग में जी रहे हैं हम लोग, इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम जैसी चीज वो हम लोगों को खा सकती है, खा जाती है, बच्चा खा सकता है। तो भाई मेरा तो सिंपल सा है कि यहाँ पर ईवीएम को होना ही नहीं चाहिए, नेचुरल जस्टिस के लिए आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पर जैसे कंपनी है, कंपनी में 4 डायरेक्टर जो बीजेपी के हैं, जहां से मशीन बन के निकल रही है, तो यहाँ तो मैं कह रहा हूँ एक चिप्स भी अगर क्या बोलते हैं किसी कंपनी को दे दिया जाए बनाने को, तो वो कंपनी अगर बीजेपी की है तो वो बड़ी आसानी से उस ईवीएम में कंट्रोल कर सकती है। सर तो इसमें सर यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि वो जो चिप है, चिप वो कंपनी नहीं बनाती, और चिप जो बनाती है कंपनी वो विदेशी कंपनी है और उसका नाम है NXP।
ये जो कंपनी है जो चिप बनाती है, इस कंपनी का कहना अगर सही है तो चुनाव आयोग के तमाम दावे गलत साबित हो जाते हैं। चुनाव आयोग का कहना है, और अभी तो ये देखा जा रहा है कि करीब कोई 4,200-250 गाड़ियां निकली हुई हैं जो ईवीएम को अच्छा बताने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है, पूरे देश में घूम रही हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन और उसमें ये बता रहा है चुनाव आयोग कि ये जो चिप है इसको दोबारा से फीड नहीं किया जा सकता, यानी इसमें कोई भी अदला बदली नहीं की जा सकती। लेकिन ये चिप बनाने वाली कंपनी जो NXP है, जो एक विदेशी कंपनी है, उसने इस दावे को खारिज किया है। उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोबारा से लोडिंग किया जा सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी चुनाव आयोग का जो कहना है वो संदेह पैदा कर देता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में ईवीएम को रखना देश में लोकतंत्र की हिफाजत करना होगा? क्या सही सरकार चुन के आएगी? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? लोकतंत्र तो बचेगा ही नहीं ना। आप कंपनी खुद चिप्स बनाने वाली कंपनी खुद बोल दे रही है, आप उसके अंदर कभी भी चेंजिंग कर सकते हैं। बच्चा चेंजिंग कर सकता है। आज का 10 साल का बच्चा जो है वो चिप्स की पूरी अंदर का पूरा डायग्राम समझता है, वो उसके प्रोग्राम बना सकता है। तो यहाँ तो बड़े बड़े तीरंदाज बैठे हुए हैं भाई इसमें, और उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ये इस चीज को नहीं समझ रहा तो सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं? हम तो सीधे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ही बंदे, बीजेपी के बंदे ही बैठे हैं, वो बीजेपी के लिए ही बैठे हैं वहां पर। सर एक बात और, शिव नारायण जी, आप यूट्यूब से काफी जुड़ते हैं, और आप जैसे हम जैसे करोड़ों लोग हैं अब तो भारत में जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के मार्फत जो हमारा अपना सूचना का अधिकार है या हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। अब यूट्यूब पर भी ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हो सकता है इस पे भी बैन लगा दिया जाए, चूंकि यूट्यूब को सरकार ने धौंसा दिया है। यूट्यूब हालांकि अमेरिका का बड़ी कंपनी है, भारत में खरबों रुपए का व्यापार करती है, और यूट्यूब अपना एक सर्टिफिकेट लगा देती है। उस सर्टिफिकेट का लब्बो लुबाब ये है कि भारत में जो ईवीएम मशीन है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूट्यूब को ये विज्ञापन देने वाला चुनाव आयोग जो भारत सरकार का है, उसने ये कैसे सर्टिफाइड किया कि ईवीएम मशीन सही है? क्या कोई सर्टिफिकेट यूट्यूब के पास है? और वो किसका दिया हुआ है? क्या वो कोई सॉफ्टवेयर डोमेन है जो विश्वविख्यात डोमेन हो, जो दुनिया में सब जानते हो जिसे? और यहाँ एक आरोप यूट्यूब पर भी लगता है कि ये यूट्यूब जो भारत में खरबों लोगों के साथ खरबों रुपए का व्यापार करती है, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, क्या ये भारत की जनता को गुमराह करके भारत के लोकतंत्र और भारत को संविधान धज्जियां उड़ाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए षड्यंत्रकारियों के साथ है? ऐसे यूट्यूब को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट से क्यों ये नहीं कहा जाता है कि अगर भारत में व्यवसाय करना है तो भारत का संविधान, भारत के नियम कायदों के अनुसार आप कीजिए? आपकी राय जानना चाहता हूं सर। आप विसल ब्लोअर हैं, क्या आप यूट्यूब को कहना चाहेंगे, क्या भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट को, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसको इस विषय पर संज्ञान लेते हुए यूट्यूब से ये नहीं कहना चाहिए कि आपने कैसे सर्टिफाइड कर दिया? हर वीडियो के नीचे आप चिपका देते हैं। देखिए, एक चीज को तो समझने की जरूरत है, ये यूट्यूब क्या है?
एक प्राइवेट कंपनी है, किस लिए आई है बाजार में? क्या आपको सेवा देने के लिए आई है? क्या ये एनजीओ के बेस पर काम कर रही है? अरे ये कमाने के लिए आई है। और कमाने वाली कंपनी को आप पैसा दे दो उनसे ज्यादा जरा, तो वो आपका बोली बोलने लगेगी। सर जो भी लोग देश में जो भी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं उन पे तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं और उनका चैनल बिना किसी कारण बताए डिलीट मार दिया जाता है। ये भी नहीं बताया जाता कि ये तेरी कमी क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूट्यूब जो भारत में खरबों रुपए का व्यापार करता है, वो यूट्यूब क्या किसी षड्यंत्र के तहत, किसी के इशारे पर भारत के संविधान और कानून के विरोध में जाकर भारत की आजादी को खतरा पैदा कर रहा है? सवाल ये है। क्यों नहीं कर रहा है? इससे तो खतरा हो ही रहा है। और रही बात करते जानकारी की, भाई ये करोड़ों रुपए कमाने के लिए कमा रहा है, तो भाई वो कमा रहा है क्योंकि हमारे उस पर अभी हमारे यहाँ की कंपनी, प्राइवेट कंपनी देख लीजिए आप, कोई भी है, चाहे अडानी हो या कोई भी हो, आप उनसे आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। आप ये पार्टियों से नहीं मांग सकते। भाई ये प्राइवेट कंपनी है, सिर्फ कमाने के लिए बैठी है। ये अंदर चाहे जितनों का खून कर रही हो, कितनों का कत्लेआम कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, इन्हें कुछ नहीं। अरे अभी अभी हमारे इधर ही हमारे ही एरिया में एयरटेल कंपनी के इंजीनियर को बुरी तरह आईएएस ऑफिसर ने मारा, बुरी तरह। 2 आईएएस ऑफिसर ने क्या किया? वो एयरटेल कंपनी ने, वो प्राइवेट कंपनी है और ये जो बेचारा इंजीनियर जो है, इंजीनियर डायरेक्ट वैसा है। उनको चाहिए भैया एक कंपनी, भाई मार लिया, पहले तो एफआईआर कर दी, वहां पर उसका बराबर से नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और आगे कुछ भी नहीं। आईएएस ऑफिसर ने मारा है क्योंकि वो तो भ्रष्ट लोग है, उनके सामने खड़े नहीं होना इसको, कंपनी को, क्योंकि उनके से तो उनका घर चलता है ना। तभी एयरटेल हो या कोई भी कंपनी हो, ये प्राइवेट कंपनियां इन सरकारी अफसरों को पैसा देकर अपने काम धंधे, अपने काम करवाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं इसमें। तो इनके ऊपर कैसे आप भरोसा कर सकते हो? ये लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए। मगर मुख्य चीज ये है कि अभी हम बोल रहे हैं अपने यूट्यूब क्यों हमारा बैन कर रही है। अरे वो तो बैन करेगी, आप ही नहीं समझ रहे हो। आप ही अपने खुद के इस चीज को खुद का चालू करवाइए, सरकारी चालू करवाइए। आप प्राइवेट वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये प्राइवेट यूट्यूब चैनल के लिए क्यों कर रहे हैं? अपनी सरकार से बनवाइए ना। लेकिन वो नहीं, हमारे जो सर फौरी तौर पे देखिए, अपना ऐसा कोई सिस्टम बनाने में एक समय लग सकता है, लेकिन वो यूट्यूब जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, करोड़ों लोग आस्थावान हैं यूट्यूब के ऊपर, और करोड़ों लोग उससे इनकम भी कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, उनकी जीविका भी चल रही है। तो सवाल पैदा होता है यूट्यूब से, यूट्यूब के प्रशासन से, कि वो भारतीय नियम कायदों को मानकर क्यों नहीं चल रही है। ये एक बिना प्रमाणित तरीके से, उससे किसने कह दिया कि ईवीएम सुरक्षित है? जो मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, जिस पर जवाब आना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर विचार कर रही है, और आज एक नया मामला चंडीगढ़ में सामने आ गया। इसके अलावा एक मामला अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसका भी नरेंद्र नामक एक आदरणीय वकील साहब है, नरेंद्र मिश्रा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की हुई है, उसका फैसला आना बाकी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ईवीएम को सर्टिफाइड कर रही है? पहला सवाल। और ऐसे नियम कायदे किसके दबाव में बना दिए यूट्यूब ने, जो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान जिनकी इजाजत नहीं देता। भारत में आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन लोग यूट्यूब की गाइडलाइन पढ़िए, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़िए, क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है? सर खाली यूट्यूब की गाइडलाइन मत पढ़िए, हम लोग वाकई आजाद नहीं हैं, हम लोग ब्रिटिश हुकूमत में ही जी रहे हैं। सर आप आजाद नहीं होंगे, मगर मैं गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं। मैं भी गुलाम नहीं हूं, आप ही नहीं है। पर अगर आप जिनेवा की संधि पढ़ेंगे, पहली और दूसरी और तीसरी होने वाली है, तो आपको पता लगेगा। सर मैंने जिनेवा की संधि भी पढ़ी है और मैं उसी के तहत कह रहा हूं। मैं मानता हूं तत्कालीन कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं,
लेकिन अगर ये संधि पड़ी है तो मुझे बता दीजिए ये ढकोसला किस लिए है? 75 साल से सरकारें बनती चली आ रही हैं, फिर तो इनको भी अधिकार नहीं है। सर 75 साल ही नहीं, आगे बदलते रहेंगे और आने वाले टाइम में तानाशाही चलेगी यहाँ। जो ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी वही होगा। तानाशाहों के कोड़े झेलने के लिए, तानाशाहों की चप्पल चाटने के लिए आप जिंदा रहना सर, हम नहीं होंगे उस समय। मैं आपसे बहुत बड़ी उम्र का हूँ सर, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप क्या रहे हैं? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप स्वतंत्र, आपने 26 जनवरी मनाई, आपने तिरंगा लहराया कि नहीं लहराया? आप मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मैं आजाद हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर आजाद हूँ। तो फिर आजाद है तो फिर डरना किस बात का है? आप मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। आने वाला समय बहुत खतरनाक है अगर ईवीएम का विरोध नहीं हुआ, और ईवीएम का विरोध नहीं हो रहा उतना होना चाहिए। सर, मुझे तो ईवीएम पे शक है और चुनाव आयोग को, भारत सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और यूट्यूब को भी ये मैं सलाह देता हूं कि यूट्यूब प्रशासन मेरे इस लाइव को देखकर, मेरी इस वीडियो को देखकर उस सर्टिफिकेट को लगाना बंद करे, क्योंकि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। भारत के नागरिकों को अपना जो भी व्यू है उसको रखने का सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अधिकार है। और आप यूट्यूब, आप एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, आप बिजनेस करते हैं, पूरी के पूरे समाज से करोड़ों लोग भारत के आप पे विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। आप चंद लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, आप चंद लोगों के षड्यंत्र के शिकार नहीं हो सकते यूट्यूब। परंतु आप नहीं देख रहे कि वाक्य ही हम ही नहीं, दुनिया भर के लोग गुलाम हैं। हम कोशिश कर रहे हैं निकलने की, पर निकलेंगे तभी जब हम व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे। सर, शिवनारायण जी, हमारे जो सुनील साहब ये पंजाब से आते हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं? सर ये सबको गुलाम बता रहे हैं। मैं इनको जवाब दे दूं, आप बुलंदशहर से हैं, मैं भारत से हूँ। भारत से तो है, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ पंजाब से, इसलिए मैंने कहा आप बुलंदशहर से हैं जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। सो प्लीज 1969 से मैं गाजियाबाद में हूँ, पंजाब में रह के काम कर रहा हूँ सिर्फ, गाजियाबाद से हूँ। सर, सवाल ये नहीं है, आप हिंदुस्तानी तो हैं, आप भारत के नागरिक तो हैं। मैंने कार्यक्रम के शुरू में, मैंने सर माफी के साथ इस बात को कह रहा हूं, मैंने कार्यक्रम के शुरू में आज एक वो वाक्य बोला, सुन लीजिए सूद साहब बात सुन लीजिए। मैंने इस कार्यक्रम के आरंभ में बोला, जिसका नाम है ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे, और मेरी पहचान है, ये कार्यक्रम देश जानता है मुझे इस कार्यक्रम के नाम से। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं मालिक हिंदुस्तान हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, भारत का 140 करोड़वां मालिक हूं मैं। एक सेकंड, मैं इस वक्त बैठा हूं अपने मित्र के साथ, और हम दोनों हमेशा ही चर्चा करते हैं इस बात पे कि हिंदुस्तान का बेड़ागर्क करने वाले कौन है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं बैठा हूँ वहीं। ठीक। शिवनारायण जी, जैसा कि सूद साहब ने भी कहा, नंबर एक तो मैं आशावादी हूँ, मैं उनका वंशज हूँ जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने लास्ट गोली अपनी कनपटी पे मार दी, वो चंद्रशेखर आजाद, मैं उनका वंशज हूँ। मैं अशफाक उल्लाह का वंशज हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूँ, और मैं गांधी जैसा हृदय भी रखता हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूँ, मैं भगत सिंह का वंशज हूँ। ये गुलामी हमको बर्दाश्त नहीं है साहब। देखिए, एक चीज को समझने की जरूरत है। आपने कहा कि अरबों रुपया यूट्यूब लेके जा रहा है। आपको मालूम है ये अरबों रुपया हमारे देश से लेके जा रहा है। टैक्स दे रहा है इसका कितने % टैक्स दे रहा है? आपके सामने, आपको खुद मालूम होगा, वोडाफोन और आइडिया का जब ये हुआ था, ले
यूट्यूब जाने कितना करोड़ों अरबों रुपया खा रहा है हम लोगों का, हम लोग देख रहे हैं क्या? उस पैसे को खाने के लिए बीजेपी वाले खुलेआम इनको वो दे रहे हैं। हम ये यूट्यूब जो है हम लोगों को लूट रहा है, हम लोगों को खत्म कर रहा है। हमको क्या बोलते हैं, हो सकता है सर ये प्रोग्राम यूट्यूब हटा दे, ये भी हो सकता है ये प्रोग्राम यूट्यूब हटा दे, लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में जहां भेज सकते हो भेजो, पूरे भारत में इस कार्यक्रम को पहुंचाओ। और शिव नारायण जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप विसिल ब्लोअर हैं, बहुत सारी अपील करते हैं, क्या इस सब्जेक्ट को लेकर आप यूट्यूब को एक पत्र लिखेंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट को लिखा है संज्ञान के लिए, इन लोगों को लिखा, अभी यूट्यूब के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि आज ये तो समझ में आ रहा है, प्राइवेट लोगों के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ अडानी अंबानी बैठे, वो लोग हमें लूट रहे खुले। नहीं, यूट्यूब पर देखिए, मैं यूट्यूब पर विश्वास रखता हूँ, मैं यूट्यूब पर विश्वास रखता हूँ, और यूट्यूब खुद भी ये दावा करता है कि वो वर्ल्ड सोसाइटी के लिए काम करता है, जो वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है उसके लिए काम करता है। अच्छी बात है, हम सहमत हैं उनकी बातों से, लेकिन हमारे लिए अगर भारत में आपको बिजनेस करना है, भारत में काम करना है, तो भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की परंपराएं, भारत की मर्यादा और भारत के संविधान के तहत ही आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वरना अपना बिस्तर समेट लो, उठाओ अपना मुसल्ला। नहीं चाहिए आपका भाई, हम कर सकते हैं। हम पहले भी, जब यूट्यूब नहीं था तब भी हिंदुस्तान था, चल रहा था। पहले आप पॉर्न फिल्में लेके आ गए, फिर वो बैन कराई गई, अब आप तमाम तरह का इस तरह का कचरा पेश कर रहे हैं। लेकिन जो सच बोलता है, जो देश की बात करता है, जो ईवीएम का मुद्दा उठाता है, जो सरकार के खिलाफ बोल देता है, जबकि हमारा संविधान इसका अधिकार हमको, हर नागरिक को देता है, आप हमारे नागरिक अधिकार को छीन रहे हैं। इसका अधिकार यूट्यूब आपको नहीं है। तो आइए चलिए लौटते हैं फिर से। सर, ईवीएम पर दिल्ली में बहुत कई सारे वकील, जिसमें भानु प्रताप जी भी हैं और बहुत सारे वकील हैं, धरना दे रहे हैं। अब जबकि सत्ता संविधान की धज्जियां उड़ाकर, लोकतंत्र की हत्या करके किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज होने का प्रयास कर रही है, जैसा कि महसूस हो रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए और इसका क्या, अब जनता को क्या करना चाहिए? तो ये सिंपल सा, इसमें हम यूट्यूब को तो सीधे सीधे बाइकआउट करना चाहिए। हम लोगों ने अपने उसमें एक डीपी लगानी चाहिए कि हमें ये ईवीएम हमारे घरेलू मसले में आप मत आओ, आप सर्टिफिकेट मत दो हमें मालूम है आप कैसे हो, आप हमारा ही पैसा ले जा करके आप हमें ही लूटने का काम करोगे, हमें सब मालूम है। हम नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ तो आवाज, कम से कम कुछ तो हमारी आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए हम चुप है। लेकिन आप हमारे घर में घुसकर ऐसा काम करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, विकास शर्मा जी, आप अगर हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, कैमरा ऑन कर लीजिए। सर, आपसे कुछ सवाल आ गया है मेरे पास, मैं चाहता हूं आपसे सवाल मैं करूं। और विकास शर्मा जी, विकास जी तो नहीं है, विक्रम है यहाँ। चलिए विक्रम जी से बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं चलता हूं सतपाल जी के पास। सतपाल जी, आपसे मैं ये जानकारी चाहता हूँ, ईवीएम बंद होनी चाहिए, पेपर बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए। और सुनील जी ने जो वाली बात बोल दी, अभी उसकी बात नहीं है, बात ईवीएम पे होनी चाहिए जी। और जो आपने है वो सारा बिल्कुल ईवीएम होनी चाहिए जी, ईवीएम पे ही बात होनी चाहिए जी। और दूसरी बात ये है कि देश में अगर इस चीज को रोकना है, तो आप दिल्ली में तो वकील लगे हुए हैं, बाकी अलग पार्टियों ने लेटर लिख दी है, सारे देश में एक पब्लिक मत मूवमेंट निकलनी चाहिए, जो हर डीसी को बैकअप अपना मेमोरेंडम दे। और वो मेमोरेंडम जो कि मुख्यमंत्री के पास और इलेक्टेड कमीशन के पास जाना चाहिए। यहाँ मैं ये भी आपकी बात को बढ़ाते हुए आदरणीय मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मूवमेंट नहीं पड़ेगी,
जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ सतपाल जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। चूँकि देखिए, जो स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया मैं कह सकता हूँ उसको, वो गोदी हो चुका है। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो चैनल हो, वो ना तो जनता की आवाज़ को उठा रहा है, और ना ही जो विसिल ब्लोअर है या विपक्ष है हमारा, उनकी आवाज़ को उठा रहा है। खैर, अब ले दे के एक सहारा सोशल मीडिया बच जाता है। सरकार ने उसके लिए भी कानून बनाने का प्रस्ताव आगे धकेल दिया है, और ब्रॉडकास्ट बिल अब आने वाला है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए, और मैं चाहता हूं कुछ समाधान दीजिए। भाई जी, नई क्रांति करो, ये तो हम बात कर ही देते हैं, फील्ड में भी आना पड़ेगा। चलिए, शिवनारायण जी, शिवनारायण शर्मा जी। जी देखिए, हमें सिंपल सा है कि ये YouTube जैसे लोग हमारे देश में घुस करके हमारे ऊपर कुछ थोपने की कोशिश ना करें। ये हमारा अंदरूनी मामला है, इन लोगों को हमें बाहर करना है। ये इन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्टली हमें ऑब्जेक्शन उठाना होगा इस चीज के ऊपर। रही बात यहाँ पर कहते जो अभी सामने आपने पहले पर्दाफाश किया है कि भारत कंपनी जहां से ईवीएम बनके बाहर आ रहा है, वहां पर ये लोग अलग अलग ढंग से मतलब रह रहे, 4 डायरेक्टर मतलब है। तो इसके लिए नेचुरल जस्टिस एक बहुत अच्छा अदालत का नियम है। भाई नेचुरल जस्टिस क्या कहलाता है कि भाई वहां पर ऐसे लोग नहीं होना चाहिए, तभी तो आपको इंसाफ मिलेगा। अब यहाँ पर ईवीएम की घाटे में ही वो बीजेपी वाले सत्ता पक्ष के लोग बैठे रहेंगे, तो वो तो कंट्रोल कर ही लेंगे ना, फिर हम लोगों को कैसे वो मिलेगा। तो सबसे पहले इन चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इन लोगों को हटाना होगा। ईवीएम को तो बिल्कुल इसी वजह से सीधे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए, जिस प्रकार से उसने लखीमपुर पे संज्ञान लिया, जिस प्रकार से उसने कहते हैं हाईकोर्ट ने वहां पर संज्ञान लिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट में, जिस प्रकार से ऐसे कई संज्ञान लिए, किसान आंदोलन के टाइम संज्ञान लिया था उसने सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहाँ पर संज्ञान ले इस मामले में। चंडीगढ़ में जो हुआ खुला खेल हुआ है, गुंडागर्दी हुई है एक तरीके से, तो वो चीजों को संज्ञान ले करके ईवीएम को किसी भी हालत में बैन कर दे। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दे कि भाई किस तरीके से एक बच्चा भी जिस ईवीएम को चेंज कर सकता है, जिस ईवीएम में कंट्रोल कर सकता है, तो आम जनता को लोकतंत्र कैसे रह जाएगा, बस इतना कहना चाहूंगा मैं जी। और यहाँ मैं विश्व के तमाम समुदाय से ये बात करना चाहता हूँ, चूंकि यूट्यूब का जिक्र चला, यूट्यूब दुनिया में अपना व्यवसाय करता है। मैं दुनिया के हर देश से प्रार्थना करता हूँ कि भारत में यूट्यूब ने जो नियम बनाए हैं, एक बार उसको पुनः विचार करना चाहिए, और जो भी नियम कायदे बनाए वो भारतीय कानून, भारतीय संविधान, भारतीय परंपराओं, भारतीय मान्यताओं और हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही होने चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष से संबंधित होकर उसको अपने कार्यक्रम, अपने नियम कायदे नहीं बनाने चाहिए। ये मेरा अनुरोध है यूट्यूब प्रशासन से, और मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाएगा। हम भी सहमत हैं इस बात से, और कल हम बातचीत करेंगे। चूँकि आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो ईवीएम पर था, कुछ बातचीत करनी थी, साथ ही ये भी बताना था कि चंडीगढ़ में क्या हुआ। हम आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि हो सकता है ये जो कार्यक्रम है जिसमें मैं इस समय बोल रहा हूँ, ये कार्यक्रम डिलीट कर दिया जाए या कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको स्क्रीन द्वारा डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं, और इसको जग में फैलाइए, इसको दुनिया में फैलाइए, इसको समाज में फैलाइए, और कुछ निर्णय कीजिए। और देश के तमाम मालिकों, हिंदुस्तान से मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के 140 करोड़ मालिक हिंदुस्तान लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का सबूत दो। भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान हमारी इज्जत है, हमारी साख है, इसको हर कीमत पर बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ
कि अगर कुछ कहना है तो सतपाल शर्मा जी बोलिए, और आदरणीय शिव नारायण जी अपना आखिरी कमेंट्स दीजिए। मेरा तो सिंपल सा यही बात है, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कुछ संज्ञान ले ले इस मामले में, लोकतंत्र को बचाए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। वो अब एक तालीख लग रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इतना ओपन दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है, तो इससे ज्यादा और शर्म की बात हमारे देश के लिए और कुछ नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद। सतपाल शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा तो यही विचार है कि सबसे पहली कोशिश जो है वो तो हमारी जो उम्मीद है वो है सुप्रीम कोर्ट, पर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नजर नहीं आई तो लोगों को घर से निकल के इन सबको भगाना पड़ेगा, और वो भगाने के लिए नई क्रांति की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्वयं संज्ञान नहीं लिया है तो फिर मामला जनता की अदालत में पहुंच जाएगा और जनता जनार्दन इसका निर्णय लेगी। बहरहाल क्या होता है ये आप भी देखते रहिए, और देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन का ये कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। हमारे जो लड़ाई है, हमारा जो ये कार्यक्रम है, हमारा जो कहना है वो सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए है और देश की आवाम के लिए है। कल एक नए मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी कि भारत की आवाज़ को, नागरिकों की आवाज़ को किस तरह से दमन किया जा रहा है। अब से थोड़े दिन पहले डाटा प्रोटेक्शन बिल आया जिसने कि आरटीआई को तमाम दूषित कर डाला, बहुत कमज़ोर कर डाला, और उसके बाद में टेली कम्युनिकेशन का एक बिल आया जिसको टेलीग्राफ बिल भी कह सकते हैं। उसमें ऐसा सुधार किया गया कि नागरिकों के अधिकार ही ख़त्म कर दिए गए, और अब हम जैसे लोग जो अपनी बात को यूट्यूब के माध्यम से कह देते हैं या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमको सहयोग दीजिएगा, हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, इनको आगे बढ़ाइए। आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है तो हमारे सब्सक्राइबर बनिए, हमको दूर तक पहुंचाइए, हमको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, शब खैर, शुभ रात्रि, आप सबको प्रणाम।